कभी कभी किसी बहस के बीच में या यूं ही एक ऐसा पल आता है जब सामने वाला इंसान अचानक पत्थर की दीवार बन जाता है, एकदम चुप। और ये वो वाली चुप्पी नहीं है जिसमें शांति होती है, ये वो चुप्पी है जो कानों में शोर करती है, बहुत बहुत तकलीफ देती है। सही कहा। आज हम इसी व्यवहार पर गहराई से बात करेंगे, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि अक्सर भावनात्मक शोषण का एक बहुत ताकतवर हथियार होता है। बिल्कुल। हमारे पास रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स की सलाह है, मनोवैज्ञानिक रिसर्च है और उन लोगों के लिए कुछ ठोस कदम हैं जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये भी समझना है कि कोई ऐसा करता क्यों है, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। और सबसे जरूरी, अगर कोई इस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो उससे बाहर निकलने और खुद को संभालने के रास्ते क्या हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ गुस्सा होकर बात ना करने की जिद है या उससे कुछ ज्यादा है? ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारे स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर सजा देने और कंट्रोल करने का एक तरीका बताते हैं। सजा देना? हाँ, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये जानबूझकर बातचीत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। आपके मैसेज देखे जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा, आपकी कॉल नजरअंदाज हो रही है, आपको घर में अनदेखा किया जा रहा है जैसे आप वहां हैं ही नहीं। इसका मकसद आपको अकेला, भ्रमित और दोषी महसूस कराना होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कई बार लोग कहते हैं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तो उस स्पेस मांगने में और साइलेंट ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, एक हेल्दी रिश्ते में स्पेस मांगना वो सम्मानजनक होता है। जैसे कोई कह सकता है, देखो मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, मुझे थोड़ा ठंडा होने का वक्त दो, फिर हम इस पर बात करेंगे। यहाँ इरादा साफ है कि समस्या को सुलझाना है। बिल्कुल, बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में कोई सूचना नहीं होती, ये अचानक शुरू होता है और इसका कोई अंत नहीं पता होता। इसका मकसद समस्या सुलझाना नहीं, बल्कि आपको अपनी गलती मानने पर मजबूर करना है, आपको सजा देना है। और ये तो सिर्फ एक संकेत है। भावनात्मक शोषण, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, सिर्फ चुप्पी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके कई और चेहरे भी हैं। हाँ बिल्कुल, और ये अक्सर एक साथ नजर आते हैं। जैसे लगातार आपकी आलोचना करना, आपके कपड़ों पर, आपके वजन पर, आपके दोस्तों पर, आप कैसे बात करते हैं, हर चीज में कमी निकालना। एग्जैक्टली। और एक बहुत चालाकी भरा तरीका भी है, मजाक की आड़ में बेइज्जती करना। हाँ, ये तो बहुत होता है। सबके सामने कोई ऐसा मजाक करना या ऐसे नाम से बुलाना जो आपको अंदर से चुभ जाए, और जब आप नाराज हो तो कह देना, अरे तुम तो मजाक भी नहीं समझते। सही, मतलब आपकी भावनाओं को ही गलत ठहरा दिया। हाँ, इसके अलावा धमकियां देना भी इसका एक रूप है। रिश्ता तोड़ने की धमकी, पैसे रोकने की धमकी, या कई बार तो खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना। और शायद सबसे आम है आपकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। आप अपनी कोई परेशानी बता रहे हैं और सामने वाला या तो फोन देखने लगता है या बात ही बदल देता है। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही बात आती है, आखिर कोई ऐसा करेगा ही क्यों? मतलब अपने ही रिश्ते को जानबूझकर कौन तोड़ना चाहेगा? ये तो किसी भी तर्क के खिलाफ जाता है। देखिए, ये तर्क से नहीं बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न से चलता है। एक रिसर्च इस बारे में एक दिलचस्प बात सामने लाती है जिसे होल ऑब्जेक्ट रिलेशंस की कमी कहा जाता है। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। होल ऑब्जेक्ट रिलेशंस, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोग रिश्तों को एक लाइट स्विच की तरह देखते हैं, या तो ऑन या ऑफ। हाँ, ओके। उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता। आप या तो पूरी तरह से अच्छे हैं या पूरी तरह से बुरे। जिस पल आपने कोई गलती की या उनकी बात नहीं मानी, उनकी नजर में आप प्यार करने वाले साथी से सीधे दुश्मन बन जाते हैं। बाप रे। वो ये भूल जाते हैं कि आप वही इंसान है जिसने कल उनकी मदद की थी। उनके लिए उस पल में सिर्फ आपकी बुराई ही सच होती है। वाह, मतलब वो इंसान के अच्छे और बुरे पहलुओं को एक साथ नहीं देख पाते। बिल्कुल। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी की कमी। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी? हाँ, इसे एक बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कमरे से बाहर जाते देखता है तो उसे लगता है कि माँ हमेशा के लिए चले गए। उसे घबराहट होती है।
लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें अबडेंडेंट प्लस्टेंसी आ जाती है। वो जानता है कि माँ भले ही दिख नहीं रही पर वो है और वापस आएगी। कुछ लोग भावनात्मक रूप से रिश्तों में इसी बचपने में अटके रह जाते हैं। मतलब जैसे ही आप उनसे असहमत होते हैं उन्हें लगता है कि प्यार खत्म हो गया, कनेक्शन टूट गया, और वो आपको बिल्कुल रूखेपन से और नफरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। हमारे स्रोतों में एक पूरे चक्र का भी जिक्र है जिसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल कहा गया है। मुझे लगता है ये पैटर्न बहुत कुछ साफ कर देगा कि लोग ऐसे रिश्तों में फंसे क्यों रह जाते हैं। हाँ, ये चक्र समझना बहुत जरूरी है। ये आमतौर पर 3 चरणों में काम करता है। पहला है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग, ये शब्द तो आजकल हर जगह सुनाई देता है। इसका मतलब है कि शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा होता है। सपनों से भी बेहतर। वो आप पर इतना प्यार, इतनी तारीफें, इतने तोहफे बरसाएंगे कि आपको लगेगा कि दुनिया में इससे बेहतर कोई है ही नहीं। वो आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस कराएंगे। लेकिन ये एक जाल होता है। इसका मकसद आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर बनाना होता है। और जैसे ही आप उस जाल में फंसते हैं, दूसरा चरण शुरू होता है, डीवैल्यूएशन। यानी आपकी कीमत गिराना। धीरे धीरे वो प्यार और तारीफें गायब हो जाती हैं। उनकी जगह आलोचना, झगड़े और बेइज्जती ले लेते हैं। हर लड़ाई में गलती हमेशा आपकी ही बताई जाती है और आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप उनकी उम्मीदों पर कभी खरे उतर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। साइलेंट ट्रीटमेंट इसी चरण का एक बहुत बड़ा हथियार है। मुझे तीसरे चरण के बारे में सबसे ज्यादा उलझन होती है। अगर कोई इतना बुरा बर्ताव कर रहा है तो लोग रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? जरूर कोई वजह होगी जो उन्हें रोके रखती है। और वही वजह है तीसरा चरण। अच्छा। जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या बीच बीच में उम्मीद जगाना कहते हैं। एक बहुत बड़े झगड़े या कई दिनों की चुप्पी के बाद वो अचानक बहुत प्यार जताएंगे या कोई बहुत अच्छा काम करेंगे। ये आपको उन शुरुआती लव बॉम्बिंग वाले दिनों की याद दिलाता है। और आपको उम्मीद बन जाती है कि शायद वो अच्छा इंसान वापस आ गया, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और यही उम्मीद आपको जहरीले रिश्ते में बांधे रखती है। आप उस अगले अच्छे पल के इंतजार में सारा बुरा बर्ताव सहते रहते हैं, जबकि शोषण का चक्र और मजबूत होता जाता है। तो अगर कोई इस सिचुएशन को पहचान पा रहा है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि तुम चुप तो मैं भी चुप, जैसे कुत्ते सा। और ज्यादातर रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स इसी से बचने की सलाह देते हैं। ये उनकी आदत है, उनका खेल है, आपका नहीं। अगर आप भी चुप हो जाते हैं तो इससे आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी, क्योंकि वो इस चुप्पी में आपसे ज्यादा सहज हैं। वो इस खेल के माहिर हैं। तो फिर सही और असरदार तरीका क्या हो सकता है? अगर चुप नहीं रहना तो क्या करना चाहिए? स्रोतों से कुछ बहुत व्यवहारिक कदम सामने आते हैं। सबसे पहला है अपने अहंकार को एक तरफ रखकर शांति से बात करने की कोशिश करना। और सीधे तौर पर उनके व्यवहार का जिक्र करना। आप कह सकते हैं, जब आप इस तरह बात करना बंद कर देते हैं तो इससे कोई समस्या हल नहीं होती, उल्टा इससे मेरी मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके व्यवहार को नाम देना। हाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट शब्द का इस्तेमाल करना उन्हें यह एहसास दिला सकता है कि आप उनके इस पैटर्न को समझते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो आपकी बात सुनने से इनकार कर दें या उल्टा आप पर ही ड्रामा करने का इल्जाम लगा दें? ये बहुत आम प्रतिक्रिया है। और यहीं पर दूसरा कदम आता है, सीमाएं तय करना। बाउंड्रीज। हाँ, बाउंड्रीज। आपको साफ साफ लेकिन शांति से बताना होगा कि यह व्यवहार आपके लिए अस्वीकार्य है। आप कह सकते हैं, मैं इस रिश्ते में हर मुश्किल पर बात करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस तरह की चुप्पी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये बार बार हो रहा है तो किसी बड़े या काउंसलर की मदद लेने की बात भी सामने रखी जा सकती है। ये दिखाता है कि आप इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। हमारे एक स्रोत में एक बहुत ही मुश्किल स्थिति का भी जिक्र है, जब कोई उस रिश्ते को छोड़ नहीं सकता, शायद आर्थिक वजहों से, बच्चों की वजह से, या किसी और तरह की निर्भरता के कारण। हाँ, ये एक बहुत ही लाचार कर देने वाली स्थिति लगती है। हाँ, और ये एक बहुत कठोर सच्चाई है। अगर अलग होना मुमकिन नहीं है और आपने अपनी तरफ से बात करने की, सीमाएं तय करने की हर कोशिश कर ली है, तो एक बहुत ही कठिन लेकिन जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। वो क्या है? भावनात्मक रूप से उदासीन हो जाना। भावनात्मक रूप से उदासीन, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव खत्म कर दें। आप उन्हें अपने मन से, अपनी खुशियों के केंद्र से हटा दें। आसान नहीं होगा ये। बिल्कुल नहीं, पर आप उनके साथ रहते हुए भी ये मान लें कि आप अकेले हैं,
अपना पूरा ध्यान अपने करियर, अपनी हॉबीज, अपने दोस्तों और खुद की देखभाल पर लगा दें। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी के एक रूममेट या सुविधाकर्ता के तौर पर देखें, ना कि एक भावनात्मक साथी के रूप में। एक अंतिम उपाय की तरह। हाँ, आत्मसंरक्षण के लिए एक अंतिम उपाय, जब और कोई रास्ता न बचा हो। ये सुनना ही इतना भारी लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग इसे असल में जी रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी। जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वे इस दौर से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? इस भावनात्मक चोट से उभरने की प्रक्रिया वो कैसी दिखती है? उभरने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है। स्रोतों में उभरने के लिए 5 जरूरी कदम बताए गए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को शिक्षित करना, यानी ज्ञानी शक्ति है। बिल्कुल। भावनात्मक शोषण के बारे में पढ़ें, वीडियो देखें और जानें। जब आप इस व्यवहार के पैटर्न, इसके पीछे की साइकोलॉजी को ठीक से समझ जाते हैं, तो आपका भ्रम दूर होता है। अच्छा। वो आवाज जो आपको कहती थी शायद गलती मेरी ही है, वो शांत होने लगती है। आपको ये एहसास होता है कि आप पागल नहीं हैं और नहीं आप अकेले हैं। एक बार जब ये स्पष्टता आ जाती है, तो अगला कदम क्या है? क्योंकि शोषण अक्सर आत्मसम्मान को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आपने सही पकड़ा। इसीलिए दूसरा कदम है खुद से प्यार करना सीखना, अपनी देखभाल को प्राथमिकता बनाना। सेल्फ केयर। हाँ, अपनी भावनाओं को एक जर्नल में लिखना, ताकि वो आपके अंदर दबी ना रहे। अपने आप से की जाने वाली नकारात्मक बातों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक बातों से बदलना। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखना। खुद को माफ करना। हाँ, हो सकता है कि आप खुद पर गुस्सा हो कि आपने ये सब क्यों सहा या आपने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपने उस समय जो भी किया, वो उस जानकारी और हिम्मत के आधार पर सबसे अच्छा फैसला था जो आपके पास था। और अकेले इस रास्ते पर चलना तो बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन जैसा। इसीलिए तीसरा कदम है एक सुरक्षित समुदाय खोजना। ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपकी बात को समझें, आप पर विश्वास करें और आपको जज ना करें। एक सपोर्ट सिस्टम। एग्जैक्टली। ये कोई सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, करीबी दोस्त हो सकते हैं या परिवार के सदस्य हो सकते हैं। अकेलापन शोषण का सबसे अच्छा दोस्त होता है। एक सपोर्ट सिस्टम उस अकेलेपन को तोड़ता है। और कई बार दोस्त और परिवार भी काफी नहीं होते, क्योंकि चोट बहुत गहरी होती है। बिल्कुल। और वहीं चौथा कदम आता है पेशेवर मदद लेना। थेरेपी। हाँ, एक ऐसे थेरेपिस्ट से मदद लेना जो ट्रॉमा और भावनात्मक शोषण को समझते हो, बहुत प्रभावी हो सकता है। वो आपको उन गहरी चोटों से उभरने और स्वस्थ तरीके से सोचने के नए रास्ते बनाने में मदद कर सकते हैं। और 5वां कदम है एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन व्यायाम, अच्छा खान-पान और पूरी नींद लेना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य की नींव है। ये आपको मजबूत बनाता है। और इन सब में जो एक बात लगभग सभी स्रोत एक आवाज में कहते हैं, जो शायद सबसे जरूरी भी है, वो ये है कि जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। बिल्कुल। शोषण करने वाले का व्यवहार उनकी अपनी असुरक्षाओं, उनकी अपनी मानसिक स्थिति और उनके अपने गलत पैटर्न का नतीजा होता है, आपकी किसी कमी का नहीं। इस सच्चाई को दिल से स्वीकार करना ही ठीक होने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। कोई भी व्यक्ति शोषण का हकदार नहीं होता, कभी नहीं। तो आज हमने भावनात्मक शोषण और खासकर साइलेंट ट्रीटमेंट की परतों को खोला। हमने समझा कि यह सिर्फ गुस्सा होने से कैसे अलग है, इसके पीछे की जटिल मानसिकता को समझने की कोशिश की, इससे निपटने के व्यवहारिक तरीकों पर बात की और सबसे महत्वपूर्ण, उभरने की उम्मीद और राह के बारे में भी जाना। उभरने की प्रक्रिया पर बात करते हुए स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि कई बार आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। अच्छा। हाँ, वे लोग जिनका इरादा शायद अच्छा हो, अक्सर आपकी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। वो कह सकते हैं, अरे भूल जाओ और आगे बढ़ो, या तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। यह एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। कोई व्यक्ति अपनी भावनात्मक सुरक्षा और उन रिश्तों को बनाए रखने जिनसे वो प्यार करता है के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। यह दिखाता है कि उभरने की राह सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है।